भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। सीता जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी आप सबके साथ बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से शो के बीच में मैं मौजूद और आप तमाम सारे लोग हमारे साथ एक बार फिर से आवाज और बातचीत करने के लिए यहाँ पे जुड़ते हुए थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग आज नए भी दिख रहे हैं, नए चेहरे भी दिख रहे हैं, और वो जो रोजमर्रा रोज की जिंदगी में रोज यहाँ से निकलते हुए अपने ऑफिस अपने घर जाते हैं, वो लोग भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया जी, कहीं में अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तमाम बातें करते हैं, कहते भी हैं और लड़ाई झगड़ा भी करते हैं मुझसे, और वो सब अच्छा लगता है क्योंकि द पार्ट ऑफ गेम या कहना चाहिए शो का हिस्सा है। और वो जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जब तक आप अपनी बात नहीं कहते हैं, तब तक बात मजा नहीं आता। तीखी भी बात होनी चाहिए। नाराज भी हो जाते हैं मुझसे लोग, नाराजगी के बाद भी आते हैं मुझसे लोग, पास शो में आते हैं, कुछ ना कुछ तो बात होगी तभी आते हैं, ऐसे नहीं आएंगे। मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा मकसद यह है कि मैं जानता हूं जब मैं यहां हूंगा या मैं जब इनसे बात करूंगा तो ये बीजेपी का ही पक्ष बोलेंगे, ये मैं जानता हूं। जब भी बोलेंगे इनके पास जाऊंगा, इनसे कहूंगा या पूछूंगा तो ये बीजेपी की तरफ से बात बोलूंगा, इतना दिमाग में मेरी बात आ जाती है। और इसलिए मैं कई मर्तबा कई बार जानता हूं कि एक तटस्थ बात एक तटस्थ तरीके से होनी चाहिए, जहां पर बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से, हाँ पक्ष आना है जब तो जरूर आए, पक्ष जरूर आए, उसी तरह से आइडेंटिफाइड हो जाते हैं आप। कई बार रोज बोलते कैसी हैं आप, कैसे, हाय, हेलो, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। उसी तरह जब मैं आपको देखता हूं, जब आप बहुत तरह से तीखी बहस लड़ा रहे होते हैं या बात कह रहे होते हैं, तो मुझे पता होता है कि आप क्या कहने वाले हैं। बस इसलिए, और कोई बात नहीं, कहिए अपनी बात कहिए, जब भी आए बात हो, जरूर हो। और आप ही के लिए तो जहां पर रोज शो करता हूं और किस लिए करता हूं। तो आज का जो मुद्दा है, जो आज की बात है, उसको शुरुआत करूंगा। थोड़ा सा फैल के बैठेंगे तो गर्मी जो है वो थोड़ा कम लगेगी, वरना गर्मी तो बहुत है। दीपक झा जी,
कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईशान त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, युवा, बहुत बहुत शुक्रिया। ए.के. दत्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया दत्ता साहब, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी समाज सेवी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मौलाना साजिद रशीदी साहब, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बयान आया और वो बीजेपी की जानिब से आया, बीजेपी की तरफ से आया, और वो ये था कि जब जब दुनिया भारत का लोहा मानती है, जब जब दुनिया कहती है कि हां भारत ने अच्छा काम किया, भारत बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तब तब राहुल गांधी को समस्या होती है। ये बीजेपी के प्रेसिडेंट ये बात कह रहे हैं और बहस का आगाज भी मैं यहीं से करूंगा। चाहे भारत की वैक्सीनेशन, जब कोरोना हुआ तो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, जब जब लोहा दुनिया मानती है राहुल गांधी को समस्या होती है। आप मोहब्बत की दुकान, वो कहते हैं ना नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, तो बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते हैं कि आप मोहब्बत की दुकान नहीं खोल रहे हैं, आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल रहे हैं। ये बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं, एक एक करके बातचीत शुरू करूंगा। और मैं आज एक गुजारिश आपसे भी करना चाहता हूं कि जब बात हुआ करे कोई, तो आप हाथ उठाया करिए, और वो ज्यादा अच्छा सिलसिला बन जाता है तो मैं जरूर आपके पास आ जाऊंगा। कहां से आना हुआ साहब आपका? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है? सुनील। सुनील जी, क्या काम करते हैं आप? सर सर्विस करते हैं। सर्विस करते हैं, बढ़िया चल रहा काम? बॉस परेशान तो नहीं करता? हाँ? अरे पूछ लेना चाहिए भाई, बहुत सारे लोगों को जब कोई बात ना हो तो ये पूछो कि बॉस परेशान तो नहीं कर रहे हैं, तो बात बता देते हैं कि नहीं, परेशान नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। सबसे पहले बीजेपी, और फिर मैं इस तरफ आता हूं, जनता से बात करूंगा। पहले आपसे जी। प्रतीक जी, सबसे पहले धन्यवाद पूरी जनता को आपके शो में आने के लिए, मेरे तरफ से भी नमस्कार। प्रतीक जी, देश में बहुत प्रसिद्ध मूवी था लगान, उसमें जब आमिर खान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो हर दल के, हर समाज के लोग को एक टीम बनाकर कर रहे थे। उसमें एक था लाखा, जो जाके अंग्रेज के पास जाके इनकी बुराइयां करता था। तो उसी प्रकार का कुछ काम जो है हमारे देश में कुछ नेता कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जनता समझ रही है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी से हमें कोई गुस्सा नहीं है, ना कांग्रेस से हमें कोई गुस्सा है। उनके मोहब्बत है कि नहीं है? अरे बता रहे हैं सर, मोहब्बत है, हमदर्दी है, क्योंकि राहुल गांधी जी इस देश के बच्चे हैं, और बच्चे जब घर के बाहर निकल के कुछ गलती कर देते हैं तो बड़े और घर के गार्जियन उसे ठीक करते हैं। वो कितने भी कीचड़ फैलाएंगे, मोदी जी जाके उस पर कमल खिलाएंगे और देश को सुशोभित करेंगे। ये एक बात हुई। अब इधर कोई बोलना चाहता है तो मैं आऊं, नहीं तो फिर मैं हा। बहुत दिनों बाद आए हैं, ये बहुत दिनों बाद आए हैं, परेशान मत हुआ करिए, समझे आप? क्या नाम है आपका? मैं नाम भूल गया। प्रवीण जी। प्रवीण जी, काम क्या करते हैं आप? मैं ऑफिस में काम करता हूँ। इतना टाइम लगा बताने में? ऑफिस में काम करते हैं। अच्छा, कितने घंटे काम करते हैं ऑफिस का? 8 घंटे। 8 घंटे। जरूर, परेशान मत होइएगा, आऊंगा, बस बिल्कुल परेशान मत होइए। तो कल सही सवाल पूछा था इनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से, धैर्य के साथ मैंने पूछा आपसे। जी जी जनाब, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अरशद है साहब। अरशद साहब। अरशद साहब अक्सर हमारे शो में आते हैं और बोलते हैं, तो मैं आज अरशद साहब बहुत कम, आज बहुत दिनों बाद आए हैं, तो आज जरूर मौका मिलना चाहिए। और रहने वाले हैं ये रामपुर, संभल के। जी देखिए, याद आया गया मुझे। जी बोलिए अरशद भाई। भाई साहब ने कहा जो राहुल गांधी जो हैं हाँ। वो विदेश में जाके अंग्रेजों के साथ आराम से आराम से लाइव देख रहे हैं हमको। हैं? हमको लाइव देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में सब। छत्तीसगढ़ में? अरे तो समझिए क्या बात है, लाइव देख रहे हैं, खुश हो गए होंगे। बहुत खुश हो रहे हैं सब। कौन देख रहा है? हमारी बहन, हमारे हस्बैंड। हस्बैंड देख रहे हैं? तुरंत जाकर साड़ी ले लीजिएगा एक। तुरंत जाइएगा और कहिएगा साड़ी दिलवाइए। हाँ, जरूर। किसके किसके साथ आई है? मैं और मेरी गुड़िया है। गुड़िया खड़े रहो। अरशद भाई, इन्होंने कहा था कि अंग्रेजों से मिले हुए थे लाखन मिले हुए नहीं थे, वो तो एक फिल्म थी। हाँ। लेकिन आरएसएस वाले वाकई में ही अंग्रेजों से मिले हुए थे, और जितने गद्दारी के काम कर सकते थे देश की आजादी में वो आरएसएस ने किया। ऑफ कोर्स
Of course, the Congress will, BJP will respond then Congress. जी, जो देश में वैक्सीन ड्राइव में मदद करे वो आरएसएस, जो आपदा में खड़ा रहे वो आरएसएस, जो बालासार में जाके नागरिकों का मदद करे वो आरएसएस, जो देश में लड़ाई में साथ दे सरकार का वो आरएसएस, जो मातृभूमि की चेतना जगाए वो आरएसएस, जो लोगों के अंदर देशभक्ति की उल्लेख जगाए वो आरएसएस, जो भारत को एक राष्ट्र एक प्रथम की नीतियों से चलाए वो आरएसएस। उस संघ को वो समझ सकता है जो अपनी देश से प्यार करता है और राजनीति लड़ाई के लिए देश को बदनाम नहीं करता। अब इधर फिर आ जाओ, आना पड़ेगा ना। कहां से आना है? हम तो दिल्ली के ही हैं। अरे बोले कहां से आए? बोले हम तो दिल्ली के ही हैं। और दिल्ली के हैं तो क्या मतलब आप जबरदस्ती वो करेंगे हमसे? अरे हाय, बहुत दिल्ली का आदमी बड़ा होशियार होता है, देखता है कि कहां से कैसे काम बनने वाला है। अगर जोर जबरदस्ती से बनने वाला तो वैसे बनाएगा, और जैसे लगेगा नहीं हाथ जोड़ना जरूरी काम है। भैया क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मनोज कुमार शर्मा। मनोज कुमार शर्मा, कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही रहता हूँ, रोहिणी के अंदर। रोहिणी के अंदर क्या काम करते हैं साहब? रेडीमेड गारमेंट का। रेडीमेड गारमेंट। जब बोलिए सवाल अपना बोलिए। साहब मैं तो ये कह रहा हूँ, ये कहते हैं ना कि देश तो आजाद पहले हो गया, देश तो आजाद अब हुआ जब नई संसद भवन हुई है। अंग्रेजों से आजाद तो हमें मोदी जी ने अब कराया है। हम तो गुलाम थे, आजाद तो मोदी जी ने जब नई संसद भवन बनाई है। अंग्रेजों को धीरे धीरे करके खत्म कर रहे, आजाद तो हम अब हुए हैं। बात कही इन्होंने, लेकिन भाई आज नंबर आ गया देखो तुम्हारा। देखो मैं जानता हूं तुम बोलोगे क्या। देखो सुनो मेरी बात सुनो सुशील, बात तो सुनो। नहीं तुम जवाब दो, मेरी बात तो सुनो। आज इसका नंबर आएगा, आज ये जरूर बोलेगा, जरूर बोलो। नफरत से दुनिया में कोई देश नहीं चलता। कोई भी देश देख लो आप, दुनिया का कोई भी देश देख लो, नफरत से कोई देश आगे तरक्की नहीं कर सकता है। ये कह रहे हैं लोकसभा विधानसभा बनाने की बात, वो 80 करोड़ जो लोग चलते हैं उस रेलवे का बनाया होता बढ़िया। जी जनाब, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड, देन आई विल कम टू यू। जी प्रतीक जी, मैं आरएसएस की इनको डेफिनेशन ऋषभ भाई को दोबारा से बता देता हूं। जो बहुत धन्यवाद। जो तिरंगे का सम्मान ना करे, जो तिरंगा ना फहराए, वो आरएसएस। जो गोडसे मुर्दाबाद ना बोल पाए, वो आरएसएस। जो महिलाओं का सम्मान न कर पाए, वो आरएसएस। जो देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करे, वो आरएसएस। जो मुस्लिमों को देश का हिस्सा न माने, वो आरएसएस। और आरएसएस तो एक ऐसा संगठन है जो बजरंग दल जैसे संगठनों को बचा के रखने का काम कर रहा है। दूसरी बात, रुक जाइए, पीएफआई बैन है मेरे भाई, सुन लीजिए। एक मिनट। आपने पीएफआई, आपने आपके एजेंडे का हिस्सा था। ये भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई जो है बैन किया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो मुसलमानों के साथ बीजेपी ये उन्माद पथ फैलाती है। आपने 1947 में क्या किया? इस देश को धर्म के नाम पे बांटा। जिस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं को सेकुलर पार्टी थी, 11.5 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था इस देश में, तब जाकर के जेल बनाता। उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस लेगी। देखो ऐसा होता है कि जो पुरोहित जी, कथा देखी है तुमने कभी? घर में जो पूजा कराने आते हैं, तो पूजा कराने जो आते हैं पंडित जी, वो सारे देवताओं को पहले खिला देते हैं, पिला देते हैं। चुपचाप शांति होकर बैठना। तुमको भी खिला दिया, चुपचाप बैठ जाओ। और इधर भी हमने भैरव को भी शांत कर दिया, चुपचाप बैठना। तो हमने सारे देवता जो हैं शांत कर दिया। बहस होगी आज। जी प्रतीक जी अब आ जाइए। इन्होंने बोला कि एक नेता हमारे देश के बाहर जाते हैं और देश के बाहर जाके देश को की सम्मान को गिराने का काम करते हैं। इन्होंने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले देता हूं। वो नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। मैं बताया तो कैसे? प्रधानमंत्री जी 2014 बाहर जाके बोलते हैं, 2014 से पहले भारतीय होने पे बड़ा हमें दिक्कत होती थी, बड़ा हमें गर्व महसूस नहीं होता था, ऐसा लगता था कहां पैदा हो गए। ये पब्लिक डोमेन में नरेंद्र मोदी जी की स्पीच है जो उन्होंने विदेश में जाके दी है। जी एक मिनट जी बोलो भैया। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा डंका बजा रखा है। आरएसएस की डेफिनेशन देने चले हैं। आरएसएस की डेफिनेशन अगर आपको नहीं आती है तो ये जनता आपको देख ही क्यों रही है? अगर आपको जनता को आरएसएस की डेफिनेशन ही समझानी नहीं आ रही है तो आप बैठे ही क्यों? और आप चले हो दामोदर दास मोदी जी को
जो विदेशों में डंका बजा रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि उन्होंने ये जी वन बाय वन आपका सेकंड मैं बता देता हूँ बीच में कैसे डंका बज रहा है। जब देश में रेसलर्स, हमारी महिलाएं, जो बेचारी देश की बेटियां यहाँ पर बैठ के जिनको उखाड़ा गया दिल्ली पुलिस द्वारा, जिनके प्रोटेस्ट को खत्म करने का काम किया, तो क्या उससे देश का सम्मान बढ़ा? क्या एक ऐसा मंत्री जिसने किसानों पे गाड़ियां चला दी जिसके बेटे ने, उसको नहीं हटाने का काम किया मोदी जी ने, क्या देश का सम्मान बढ़ा? अब मेरा काम होता है फैक्ट देना। पक्की बात कर लीजिएगा, हस्बैंड से साड़ी ले लीजिएगा, लाइव आ जा रही इसीलिए, और बगल में आके खड़ा हो गया तब तो दिखेंगी जरा, चेहरा दिख रहा है आपका। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, यही बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि मैं जी लाइव आई हूँ। न्यूज 18, न्यूज 18, आपने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। अमेरिकन प्रवक्ता कहती हैं जॉन किर्बी, जब पूछा गया कि क्या भारत में लोकतंत्र कमजोर है या हो रहा है, इसका सवाल का जवाब, भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो लगातार विकास कर रहा है। जहां आप ये बोल के आते हैं कमजोर हो रहा है, वहां ये जवाब आता है कि मजबूत हो रहा है। वन बाय वन आई विल कम टू यू। जी जी प्रतीक जी, यहाँ पे मोहब्बत की दुकान की चर्चा हो रही है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस यूएस की बयान की आपने बात की, मोहब्बत की दुकान का शटर तो अमेरिका ने गिराया है। अमेरिका का बयान आया है प्रधानमंत्री मोदी के जो यूएस विजिट है उससे पहले कि इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। इससे बड़ा कोई भी जवाब नहीं हो सकता अमेरिका के, भारत के में जो ये सेक्युलरवादी पार्टी है कांग्रेस, उसके लिए। और हम बात करते हैं कांग्रेस के जो मोहब्बत की दुकान ये चलाने चले हैं, तो ये प्रोजेक्ट है तुष्टीकरण के नाम पर विदेश में भारत की छवि को धूमिल करने का। नहीं, वो ये कहते हैं कि मुसलमान जो है बहुत खतरे में है हिंदुस्तान में, माइनॉरिटीज, अकलियत खतरे में। मैं आ रहा, अरे नाराज ना हो प्रतीक जी, मैं दिल्ली में, देश की राजधानी में, दिल्ली के दिल में खड़ी हूँ, आपको मैं खतरे में नजर आ रही हूँ? इस बुलंद आवाज में मैं आपसे बात कर रही हूँ, खतरे में हूँ क्या? मैं जो चाहे वो बात रख सकती हूँ, मैं खतरे में हूँ क्या? मैं पूरी आजादी के साथ जो चाहे पहनती हूँ, जो चाहे कहती हूँ, जो मेरी सोच है वो आए दिन आपके शो पर आके और दूसरे चैनल पे भी जाके एक्सप्रेस करती हूँ। क्या मैं खतरे में नजर आती हूँ? यही तो मैं कह रही हूँ कि ये तुष्टीकरण जो कर रहे हैं, ये नफरत की दुकान के नाम पर ये प्रोजेक्ट है, भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल। इन्होंने बात की, अब मैं मौलाना आपको खड़ा करता हूं, उसके बाद तो आप ही का नंबर आना चाहिए। और ये कह पूछती हैं आपसे, राहुल गांधी कह रहे हैं हाँ माइनॉरिटीज जो हैं, अकलियत जो हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, वो खतरे में जैसा है। नहीं, देखिए मुसलमान खतरे में तो नहीं है, न कभी था, न है और न रहेगा। इस बात पे ताली बजा दीजिए, राहुल गांधी के प्रोपेगेंडा को ये सब सियासी हथकंडे हैं। सियासी दुकान चलाने के लिए लोग इस तरह की बातें करते हैं। इतना जरूर है कि 2014 के बाद में कुछ छुटपुट घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन पर हमारे देश के पीएम को बोलना चाहिए था। हमें दुख है कि वो नहीं बोले। जैसे मोब लिंचिंग हुई, सैकड़ों मुसलमानों की मोब लिंचिंग हो गई। जैसे कहा जाता है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। ये सारी चीजें ऐसी हैं, देश में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक बात और भी तो कही, मैं पूछ लेता, मैं आप ही से पूछ रहा। इसको साबित करिए ना, ये अब्बा है, ये फाइनल प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, गृह मंत्री ने कहा, मैं पब्लिक हूँ, मैंने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। अब किसी लुच्चा लफंगे ने कह दिया तो इसकी बात मानी नहीं जाएगी कभी भी, ये स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक। राहुल गांधी को मैं पॉलिटिक्स करना नहीं आता, अगर उनको करना होता तो मनमोहन सिंह सरकार में कोई मंत्री रखते, लेते, सीखते। उनको बिल्कुल नहीं आता पॉलिटिक्स करना, बिल्कुल नहीं आता। मनमोहन सिंह सरकार में उन्होंने एक बात, प्रधानमंत्री ने तो एक बात कही कि समरसता की बात कही। उन्होंने कहा कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। नहीं, सबका साथ सबका विकास। अब आ रहा हूं, देखिए मैंने पूछ लिया, अब आराम से। ये जो नारा है सबका साथ सबका विकास का, ये सिर्फ नारा है, इस पर अमल नहीं है जमीन। ये सिर्फ नारा है। मैं ऐसा नहीं, इलाज हो रहा है। मैं आयुष्मान वाले पे बात करूंगा बाद में। जी जनाब। प्रतीक भाई, इतना शानदार भजन से आपकी कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो बिना जय श्री राम और हर हर महादेव के बिना तो मैं अपना बात रख ही नहीं सकता हूं। अब बात आती है तथ्यों के आधार पे बात कर लो कुछ चीजों को लेके। अक्सर कहा जाता है कि आरएसएस ने तिरंगा को कभी नहीं माना है, आरएसएस ने कभी माना है। नहीं फहराया।
बता दीजिए आप ना। बीच में क्यों बोल रहे हो? बीच में क्यों बोल रहे हो? आप जवाब दीजिए। बीच में क्यों बोल रहे हो? सुनने का क्षमता रखो, सुनने का क्षमता रखो, जवाब मिल जाएगा। माउंटबेटन प्राइवेट पेपर्स, लंदन से सारा कॉपीज मैं मंगवाया हूं। माउंटबेटन की लेटर पढ़ देता हूं आप, और इसके लिए थोड़ा समय दीजिएगा। 16th and 15th, 16th and 17th of August 1947, London, Mountbatten, London Archives papers, LPO 123 to 245। अब इस पे तिरंगा को लेकर महत्वपूर्ण बात आती है जो मैं खुलासा करने वाला हूं। यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन पंडित नेहरू को लिखते हैं, जब प्रिंसेस पार्क 15 अगस्त से जब वहां पे इंडिया गेट के सामने से तिरंगा लहराया गया था, वो आदेश देते हैं पंडित नेहरू को, और मैं पढ़ देता हूं यहाँ पे। इफ द लोअरिंग ऑफ द यूनियन जैक in any way offended the British sustainabilities, he would certainly see, he का मतलब यहाँ पे पंडित नेहरू, would certainly see that it did not take place, and more so the Union Jack shall remain flown in India for dozen days for the whole year of 1947-48। और पंडित नेहरू कहते हैं कि so shall it be, यानी कि 15 अगस्त को let me confirm from my archives. Let me confirm from my research team. Of course ये डाटा मैं तभी मानूंगा जब मेरे जी of course now you please मुझे कंप्लीट करने दीजिए। यहाँ पे फिर तिरंगा आप जानते कब लहराया गया था? रेड फोर्ट पे 16th of August पे वो यूनियन जैक और तिरंगा की जो एक वीडियो दिखाई जाती है ना, यूनियन जैक नीचे आ रहा है, तिरंगा ऊपर जा रहा है, वो मॉर्फेड वीडियो है, वो सच। मैं फिर से कह रहा हूँ, दत्ता जी प्लीज लेट मी कंप्लीट। पहले रुकिए आपके बोलने से बात कमजोर होगी, मेरे बोलने से बात वजनदार। दत्ता जी मैं ये कंफर्म तभी करूंगा जब मेरा आर्काइव्स और जब मेरा रिसर्च टीम इसको कंफर्म कर देगा। आई विल टेक नो, मैं पूरी बात कम टू द टॉपिक कमिंग टू द टॉपिक। हाँ, कम टू द टॉपिक। आपने कहा कंफर्म करना है, मैं आपको उसका सोर्स का सारा थैंक यू सो मच। अब दूसरी बात यह आती है कि तिरंगा को लेके और सारी चीजों को लेके आप जानते हैं अंतिम यूनियन जैक कब उतारा गया इस देश में? मैं बात कर रहा हूं तिरंगे की, आप बात कर रहे हैं यूनियन जैक की। दोनों में दत्ता जी नो दत्ता जी प्लीज कम टू द टॉपिक। नो प्रतीक भाई, आप तिरंगा से ही रिलेटेड है, मीठिया बूट्स का नाम जानते हैं आप कलकत्ता शहर में? वहाँ का इमामबाड़ा में उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर ने 1977 पे तिरंगा लहराए थे, यूनियन जैक को उतारे थे, और वहाँ के प्लेट पे है ये मिथुआ। राइट वेरी क्विक। सिर्फ एक जवाब, इन्होंने पूरी सब कुछ बता दिया, पता नहीं कहाँ से ये बोलते हैं। वैसे हम अंग्रेजों के खिलाफ है, अंग्रेजों की आर्काइव पढ़ रहे हैं। ये आर्काइव हिस्ट्री का हिस्सा होता है। हिस्ट्री को मिटाने का काम भी ये कर रहे हैं, दूसरी बात, जस्ट आई एम आस्किंग इन वन क्वेश्चन, ये एक सवाल का जवाब दें कि आरएसएस ने किस डेट को तिरंगा फहराया था 1947 के बाद? राइट जी जनाब। देखिए मैंने सबको धैर्य से सुना। बहुत जिस लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 2014 में आजादी मिली, ये लोग नेहरू गांधी को गाली दे रहे हैं, बहुत अच्छा इनकी सोच, इनको नमस्कार। जिस धरती को देकर तन की खाद खून से सींचा, भगत सिंह अशफाक गणेश बलिदानी सोच रहे होंगे व्यर्थ गई हमारी कुर्बानी। तो ये लोग उस आजादी के दीवानों को, मतवालों को बेशर्मी के साथ उनकी बेइज्जत करते हैं यहाँ पे बैठ के डिबेट पे। और मुझे लानत है कि यहाँ पे इनको बोलने का मौका दिया जाता है, देश के तिरंगे का अपमान किया जाता है। किस कंडीशन में हमारे देश को आजादी मिलेगी? देखिए प्रतीक जी, आज 288 लोग मारे गए हैं, वहाँ पे भी ये लोग राजनीति करते हैं। तो ये वो गिद्धोचील है कि स्वतंत्रता सेनानियों पे भी उंगली उठाते हैं, गांधी नेहरू पे भी आजादी उठाते। राहुल गांधी जी ने कहा था, आप पीछे के शीशे में देखते हैं गाड़ी चलाते समय, तो आप आगे दिखाइए ना मोदी जी, देश आगे बढ़ना चाहता है और आप पीछे ले जाते। आप मानते हैं कि वैक्सीनेशन एक अच्छा काम था? अरे बाबा रामदेव ने भी इनके कह दिया वैक्सीनेशन से बड़ा तो घोटाला ही नहीं है।
गजब तेरी राजनीति, गजब तेरी माया। बाबा अब तक अच्छे नहीं थे, अब बहुत सुंदर हो गए बाबा। क्या बात है गुरु, तुम्हारी राजनीति, तुम्हारी राजनीतिक समझ और तुम्हारे उद्धरण देने की तरीके पे मुझे पूरा गर्व है। तुम्हारी बात, क्या बात है। मैं आया, वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद में राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। घर को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें प्रशासन का बुलडोजर आरोपी के घर को तोड़ता दिखा। थोड़ी देर में बुलडोजर की मदद से पूरे मकान को ढहा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां प्रशासन के बड़े अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे। मकान पर बुलडोजर चलवाने से पहले आरोपी के घर से सारा सामान बाहर निकाला गया। असल में एसपी नेता फराज खान पर जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और निखत अंसारी की मदद करने का आरोप है और नेशनल हाईवेज की जमीन पर बनाए गए उसके अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 32 साल बाद कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद उनके भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने मुख्तार अंसारी समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इसी केस में 32 साल बाद वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। हम लोगों को विजय मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस समय मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में बंद है, जिसकी वजह से उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई। उधर झारखंड के धनबाद में मामूली विवाद में बीच सड़क पर मारपीट हो गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार कुछ लड़के 2 लोगों को पीटते हुए दिखाई दिए। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें बचाने की भी कोशिश की। आरोप यह है कि मोटरसाइकिल सवार लड़कों से किसी को धक्का लग गया था, जिसके बाद लोगों ने मोटरसाइकिल सवार का विरोध किया तो उन लड़कों के साथ नोकझोंक हुई और मारपीट होने लगी, जिसका वीडियो बनाकर वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने वायरल कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने वहां के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI मिलकर उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ इमरान खान ने मोर्चा खोल दिया। इससे पहले भी इमरान ने अपनी पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हुई कार्रवाई में सेना का हाथ होने का दावा किया था, लेकिन एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर साजिश रचने का आरोप लगा दिया। इमरान ने दावा किया कि उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में केस चलाने की तैयारी की जा चुकी है, क्योंकि आसिम मुनीर उनसे बदला ले रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इमरान खान ने अपनी सरकार के वक्त ISI चीफ के पद से आसिम मुनीर को हटा दिया था। यही वजह है कि 9 मई को पाकिस्तान में हुई हिंसा के बाद इमरान खान को फिर से अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई नेता अफगानिस्तान और ईरान भाग गए। पाकिस्तान की सेना के सख्त रुख से ये सभी नेता डरे हुए थे और पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि डर की वजह से ही इमरान खान की पार्टी PTI के नेता अफगानिस्तान और ईरान भाग गए, क्योंकि 9 मई को हुई हिंसा में PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई नेताओं पर आरोप लगा था, जिसके बाद पाकिस्तान की संसद में हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर सेना के कानून के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। ऐसे में इमरान खान की पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी तो कई नेता देश छोड़कर अफगानिस्तान और ईरान भाग गए, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना इन नेताओं की तलाश अफगानिस्तान और ईरान में कर रही है। वहीं पाकिस्तान मीडिया का दावा है कि कुछ नेता ईरान से यूरोप के देश भी भाग गए। उधर दिल्ली के जाफराबाद इलाके में अंधाधुंध फायरिंग होने की खबर सामने आई है। आरोप यह है कि वहां पर अज्ञात बदमाशों ने 4 लड़कों को गोली मार दी। घायल अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। बताया गया कि गली नंबर 38 में एक हमजा नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ घर के नीचे बैठा था, तभी अचानक अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें 4 लड़के घायल हो गए। वहीं सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची, जिसने मौके वारदात से सबूतों को इकट्ठा किया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके नेता जल्द नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि 100 से ज्यादा नेता इमरान खान की पार्टी छोड़ चुके हैं। मतलब इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर खत्म होने का खतरा मंडराने लगा और पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक पार्टी छोड़ चुके नेता जल्द नई पार्टी बना सकते हैं और इसका ऐलान शनिवार या रविवार को हो जाएगा। साथ ही इस नई पार्टी का अध्यक्ष जहांगीर खान तरीन को बनाया जा सकता है। जहांगीर खान वही शख्स हैं जिन्होंने इमरान खान की पार्टी PTI को खड़ा किया था और उनके साथ अलीम खान और ओन चौधरी बराबर के हिस्सेदार थे। आरोप है कि इमरान जैसे ही पावरफुल हुए उन्होंने इन तीनों नेताओं को न सिर्फ पार्टी से निकाल दिया बल्कि उनके खिलाफ कई केस भी करवा दिए। अब जबकि इमरान की पार्टी बिल्कुल बिखर चुकी है तो ये तीनों नेता PTI छोड़ने वाले लोगों के साथ नई पार्टी बनाने वाले हैं।
और इधर उत्तर प्रदेश के हरदोई से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर सड़क पर अचानक एक एम्बुलेंस में आग लग गई और देखते ही देखते एम्बुलेंस जलकर राख हो गई। इसके पहले एम्बुलेंस के ड्राइवर और साथी कर्मचारी ने कूदकर अपनी जान बचाई। असल में कन्नौज जिला अस्पताल की एम्बुलेंस एक मरीज को घर छोड़कर वापस जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में अचानक उसमें आग लग गई। किसी को कुछ समझ आता उसके पहले ही उसमें से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और सड़क पर ही एम्बुलेंस धू-धू कर जलने लगी। गनीमत ये रही है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। गेमिंग ऐप की आड़ में धर्मांतरण की साजिश रचने वाले गैंग के ऊपर एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद से जिस मौलवी को गिरफ्तार किया गया वो दूसरे धर्म के नाबालिग बच्चों के ऊपर खास तौर से नजर रखता था और नमाज पढ़ने का सही तरीका बताता था। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद से गिरफ्तार मौलवी अब्दुल रहमान दूसरे धर्म के नाबालिग बच्चों का खास ख्याल रखता था और वो उन्हें नमाज के वक्त बैठने का तरीका बताता था। नाबालिग बच्चों को वो कुरान की आयतों की जानकारी देता था और इस्लाम से जुड़ी हर बारीक से बारीक तालीम देता था। सूत्रों के मुताबिक पर्दाफाश हुआ कि अब्दुल रहमान दूसरे धर्म से आए नाबालिग बच्चों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराता था, जिससे बच्चे गुमराह होते चले गए। गेमिंग ऐप के जरिए धर्म परिवर्तन के मामले में यूपी सरकार ने एक्शन लिया और एक कमेटी बनाने का फैसला किया जो इस मामले की जांच करेगी। और इसकी जानकारी यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने दी, जिन्होंने बताया कि धर्म परिवर्तन का मामला बहुत गंभीर है। ऐसे में इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो जल्द से जल्द मामले की जांच पूरी करेगी। स्थानीय स्तर पर एक कमेटी बनाकर अधिकारियों की जांच करा के तत्काल 1 सप्ताह में कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि मस्जिद को टारगेट बनाकर इस तरीके के काम किए जा रहे थे। ऐसे में यूपी सरकार इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी। साथ ही उस मस्जिद की भी जांच करेगी जहां धर्म परिवर्तन के लिए नाबालिग बच्चों को उकसाने का आरोप लगा। और उधर गेमिंग ऐप की आड़ में धर्मांतरण गैंग चलाने वाले सदस्यों की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। महाराष्ट्र के ठाणे के रहने वाले शहनवाज खान को पकड़ने के लिए गाजियाबाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन वो परिवार के साथ फरार हो गया। और जब पुलिस की टीम ठाणे के मुमरा शहर में शहनवाज खान के घर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। असल में शहनवाज खान पर आरोप है कि वो गेमिंग ऐप पर बद्दो के नाम से आईडी बनाकर नाबालिग बच्चों को गुमराह कर रहा था। शहनवाज खान पर आरोप है कि गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण गैंग चला रहा था। गेम हारने वाले बच्चों को कलमा पढ़ने की सलाह देता था और दावा करता था कि कलमा पढ़ने से वो कभी गेम नहीं हारेंगे। शहनवाज खान पर आरोप है कि उसने कई नाबालिग बच्चों को गुमराह किया। दिल्ली के नजदीक यूपी के गाजियाबाद से चल रहे धर्म परिवर्तन गिरोह के तार पाकिस्तान से भी जुड़े थे। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह 4 नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन करवा चुका है। इस मामले में पुलिस ने अब्दुल रहमान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके साथ ही शाहनवाज को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र के ठाणे पहुंच गई। जांच के दौरान पुलिस को इस बात के भी सबूत मिले कि धर्म परिवर्तन गिरोह के तार पाकिस्तान से जुड़े थे। पुलिस का कहना है कि कम उम्र के लड़कों को बरगलाने के लिए गिरोह से जुड़े लोग भगोड़े जाकिर नायक के वीडियो उन्हें दिखाते थे। पुलिस का आरोप है कि वीडियो के जरिए कम उम्र के नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जाता था। इस पे साइबर हमारी टीम लगी हुई है, तो हम लोग को कुछ ऐसा लग रहा है, लिंक्स लग रहे हैं कि अक्रॉस बॉर्डर भी कुछ इसमें इनपुट है। फिलहाल पुलिस इस गैंग से जुड़े तमाम लोगों की धरपकड़ में लगी है। साथ ही इस बात की भी जानकारी जुटाई जा रही है कि कैसे इस गिरोह को 2024 चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी दफ्तर में बैठक खत्म। अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री समेत बड़े पदाधिकारियों के बीच मंथन। बदले जा सकते हैं कुछ राज्यों के अध्यक्ष और प्रभारी, संगठन में भी बदलाव पर चर्चा। यूपी के गोंडा तक पहुंची यौन शोषण मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की एसआईटी। बृजभूषण सिंह के 12 करीबियों से हुई पूछताछ। मामले में अब तक 137 लोगों के बयान दर्ज। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में न्यूज 18 इंडिया की खबर का बड़ा असर। केंद्रीय एजेंसियों ने शुरू की मामले की जांच। गिरफ्तार आरोपी के मददगारों की तलाश तेज। 6 महीने से आसपास की महिलाओं को बरगलाने के काम में लोग जुटे थे। इस बीच राजस्थान के उदयपुर से पुलिस ने हिंदू लड़कियों की जानकारी बेचने वाले संजय सैनी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का आरोप है कि संजय सैनी एक हैकर है और उसने करीब 15 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा मुस्लिम देशों को बेच दिया, जिसके लिए उसने महिलाओं के कपड़े ऑनलाइन बेचने की एक कंपनी के सर्वर को हैक किया। और आरोप है कि उसके बाद उसने करीब 15 लाख लड़कियों की पर्सनल जानकारी चुरा ली। बाकायदा 24 अप्रैल को संजय सैनी ने कंपनी को मेल भेजकर इसकी जानकारी भी दी। पुलिस का आरोप है कि बाद में उसने ये डेटा मुस्लिम देशों को बेच दिया। यही नहीं, पुलिस का यह भी कहना है कि संजय डेटा लीक करने की धमकी देकर कंपनी को ब्लैकमेल भी कर रहा था और वो कंपनी से $1500 यानी भारतीय रुपयों में करीब 1.25 लाख रुपए वसूल तक कर चुका है। हालांकि बाद में कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने संजय को उदयपुर से गिरफ्तार कर दिया। और लव जिहाद के आरोप मामले में मॉडल को मेडिकल चेकअप के लिए रांची बुलाया गया। वहीं आशंकाएं जताई गई कि आरोपी तनवीर देश छोड़कर जा चुका है और थाईलैंड में छिपे हुए हैं। असल में जब रांची की रहने वाली एक मॉडल ने तनवीर पर आरोप लगाए, उस वक्त सामने आकर तनवीर ने अपनी सफाई दी और आरोपों को बेबुनियाद बताया था।
लेकिन मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी तनवीर फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। अब आशंका जताई जा रही है कि आरोपी देश छोड़कर चले गए हैं और थाईलैंड में छिपे हुए हैं। मॉडल को मेडिकल के लिए अब रांची बुलाया गया। असल में रांची की रहने वाली एक मॉडल ने आरोप लगाया कि तनवीर ने नाम बदलकर उससे दोस्ती की और फिर धर्म परिवर्तन करने और शादी का दबाव बनाया। मध्य प्रदेश के दमोह में छात्राओं के हिजाब वाले पोस्टर से चर्चा में आए स्कूल से एक नया मामला सामने आया। आरोप है कि दमोह के उस स्कूल में 3 शिक्षकों का धर्मांतरण कराया गया, जिनमें उस स्कूल की प्रिंसिपल भी शामिल है। छात्राओं के हिजाब वाले पोस्टर मामले की जांच राज्य बाल आयोग की एक टीम को सौंपी गई थी और खुफिया सूत्रों का दावा है कि इस जांच के दौरान वहां शिक्षकों के धर्मांतरण की बात भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान राज्य बाल आयोग की टीम को जो अहम दस्तावेज मिले, उनमें स्कूल की प्रिंसिपल समेत 2 और शिक्षकों के धर्मांतरण का दावा किया गया। शिक्षक हमें मिले हैं प्राचार्य और 2 शिक्षक जो पहले कहीं न कहीं हिंदू रहे और कन्वर्ट होकर उन्हें मुस्लिम बनाया गया है। इससे पहले दमोह के इस गंगा जमुना स्कूल पर बच्चियों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा था, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी थी। और वहीं इटली की राजधानी रोम में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसका एक वीडियो भी अब सामने आया, जिसकी आड़ में टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देगी। खुफिया एजेंसी के मुताबिक जिसे पाकिस्तान की सेना मजबूत सपोर्ट बेच देगी और टीआरएफ को ये मदद हथियार और पैसों की शक्ल में किए जाने का दावा किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि टीआरएफ चोरी छुपे ओवरग्राउंड आतंकियों की मदद से अपना नाम बदलकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सके। खुफिया एजेंसियों को ऐसी जानकारी मिली है कि भारत के खिलाफ सक्रिय आतंकियों के लिए इस्तेमाल करने का प्लान तैयार किया गया। खुफिया एजेंसी भी ऐसे इनपुट मिलने के बाद सतर्क हो गई हैं, इसीलिए ओवरग्राउंड वर्कर जो कश्मीर में सक्रिय हैं उन पर रखी जा रही है खास नजर। इसलिए टीआरएफ के अलावा दूसरे आतंकी संगठन खुफिया एजेंसियों के रडार पर हैं, जिन पर शक है कि वो भी पाकिस्तान से इस तरीके से मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। उधर ईरान ने समंदर में एक ऐसी फौज बनाने का ऐलान किया जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई। खबर है कि यूएई, सऊदी अरब और ओमान के साथ मिलकर ईरान एक बहुत बड़ी फौज तैयार करने की तैयारी में है, जिसका काम इन सभी देशों की समुद्री सीमाओं की हिफाजत करना होगा। पिछले हफ्ते ही यूएई ने अमेरिका की अगुवाई वाले एक सैन्य गठजोड़ से खुद को अलग किया था। अमेरिका के लिए ये एक बड़ा झटका था, लेकिन अमेरिका को दूसरा बड़ा झटका इस नई फौज की गठन की खबर से लगा। ईरान की नौसेना के प्रमुख ने तो यहां तक दावा कर दिया कि इस नए गठजोड़ में सिर्फ यूएई, सऊदी अरब और ओमान ही नहीं, बल्कि इराक, कतर, बहरीन, भारत और पाकिस्तान भी होंगे। हालांकि ईरान ने अपनी सुपर पावर फोर्स से जुड़ी कोई और जानकारी नहीं दी, लेकिन ईरान का यह ख्वाब भी अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाला है। जब से ईरान के साथ सऊदी अरब और यूएई की दोस्ती का चैप्टर शुरू हुआ है, पश्चिमी एशिया में अमेरिका के लिए सिर्फ बुरी खबरें आ रही हैं। उधर पाकिस्तान में 9 मई की हिंसा को लेकर के मरियम नवाज और इमरान खान के बीच जुबानी जंग चल रही है। मरियम ने इमरान के ऊपर हमला करते हुए कहा कि मुल्क बनाने वाले को दुनिया याद रखती है, मुल्क जलाने वाले को कोई याद नहीं रखता। मरियम नवाज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक रैली को संबोधित कर रही थी। वहां उन्होंने इमरान खान पर पाकिस्तान को जलाने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान की जनता इमरान खान को माफ नहीं करेगी। याद रखो, वो सुन ले, जिस बंकर में छुप के बैठा है सुन ले, पाकिस्तानी कौम उसको कभी माफ नहीं करेगी। मरियम नवाज इन दिनों चुन चुन कर इमरान खान पर हमले कर रही हैं और वो इमरान को बुज़दिल और अपने पिता नवाज शरीफ को शेर बता रही हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका सऊदी अरब को अपना सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम देगा। दावा है कि चीन और सऊदी अरब के बीच बढ़ती करीबी ने अमेरिका की चिंताएं बढ़ा दी हैं और इसीलिए अमेरिका एक बार फिर अपने पुराने साथी सऊदी अरब के साथ रिश्ते मजबूत करने में जुट गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका जल्द ही सऊदी अरब को जमीन से हवा में निशाना साधने वाला THAAD यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल लॉन्चर सौंपेगा। इस घातक एयर डिफेंस सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों का काल माना जाता है, जिसका रडार 1000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगा सकता है। दोनों देशों के बीच पिछले साल अक्टूबर में हुई डील के मुताबिक अमेरिका से सऊदी अरब को 7 THAAD मिसाइल लॉन्चर मिलेंगे, जिनकी डिलीवरी जल्द ही शुरू हो सकती है। और वह इटली की राजधानी रोम में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक 7 मंजिला इमारत में आग लगी हुई दिखाई दी और कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुब्बार आसमान में देखा जा सकता था। इस दौरान वहां पर धमाके की आवाज भी सुनाई दे रही थी। बताया गया कि इस इमारत में रहने वाले कुछ लोगों ने बालकनी से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश भी की। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि बिल्डिंग में आग किस वजह से लगी थी, इसका अब तक पता नहीं चल पाया। उत्तर प्रदेश के आगरा में सड़क पर खुलेआम फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस पिस्तौल से फायरिंग की गई थी उसे भी बरामद कर लिया गया। बताया गया कि गोली चलाने वाला आरोपी आगरा के मेयर का देवर है, जो बीच सड़क पर खुलेआम फायरिंग करता नजर आया था। उसके हाथ में पिस्तौल थी जिससे वो फायरिंग करता दिखा था।
गोली चलाने का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, आगरा की पुलिस एक्शन में आ गई और फौरन फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस शख्स की पहचान आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा के देवर के तौर पर हुई, लेकिन बाद में आगरा की मेयर की तरफ से बयान आया कि उन्होंने अपने देवर को कई साल से देखा ही नहीं है और उन्हें जानती नहीं है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के संभल से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां पर गांव के लोग 2 लड़कों को बिजली के खंभे में बांधकर पीटते दिखाई दिए, जिसका वीडियो भी अब वायरल है, जिसमें दोनों लड़कों पर कुछ लोग लाठियां बरसाते नजर आए, जबकि पास में खड़े लोग तमाशबीन बने देखते रहे। पूरा मामला हयातनगर थाने इलाके का है। बताया गया कि दोनों लड़के अपने रिश्तेदार के घर पर आए थे और आरोपी है कि इस दौरान उन्होंने यहाँ की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी जानकारी मिलते ही पीड़ित के परिवार वालों ने थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। लेकिन घटना के कुछ दिन बाद ही गांव के लोगों ने दोनों आरोपियों को बिजली के खंभे में बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बचती नजर आई। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में माफिया सरगना की मदद करने के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अवैध घर को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें प्रशासन का बुलडोजर आरोपी के घर को तोड़ता दिखा। थोड़ी देर में बुलडोजर की मदद से पूरे मकान को ढा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां प्रशासन के बड़े अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे। मकान पर बुलडोजर चलवाने से पहले आरोपी के घर से सारा सामान बाहर निकाला गया। असल में एसपी नेता फराज खान पर जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और निखत अंसारी की मदद करने का आरोप है और नेशनल हाईवेज की जमीन पर बना बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में यहां हाजिर हूं। भैया जी कहीं में ये वो शो जिसमें तमाम सारे लोग अपनी बात कहने के लिए सिर्फ आते हैं। मुझे इस बात की खुशी भी होती है कि लोग अब बहुत दूर से चल के सिर्फ इसमें जरूर आपसे बात करूंगा, मैं जरूर बात करूंगा आपसे, बात कहने के लिए आते हैं। और मैं इस बात के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि बहुत सारे लोग वो बात कहते हैं यहां पर जो बहुत जरूरी बात है। जैसे किसी ने अभी कहा कि 3-4 दिन पहले यहाँ पे एक वृक्ष लगाया था, वो क्या हालत है, बहुत दर्द हुआ। अगर कोई और मुल्क होता तो क्या करता, ये जरा मुझे बताइए। आज डिबेट बदल दें हम 2 मिनट के अंदर, डिबेट बदल गई। आज इन्होंने कहा कि 2-4 दिन पहले यहाँ पे एक वृक्ष लगाया था, क्या नाम है साहब? कैलाश चंद। और यहाँ पर वो अब ये देखो क्या हालत है उसकी, बुरी हालत है, बुरी हालत है। और कोई मुल्क होता, मेरा सवाल अब यहां शुरू होता, डिबेट ये है, कोई और मुल्क होता तो क्या होता। मैं बिल्कुल आऊंगा इसी पे। आज बीजेपी कांग्रेस, ये छोटा लोग कहते हैं ये बड़ा छोटा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। कोई और मुल्क होता, ये पेड़ की बात नहीं है सिर्फ, ये लिखा होता है रेल पर कि ये आपके लिए है, ये आपकी सुविधा के लिए है। लोग इसका क्या कहें? अभी मैं आता हूं। तो क्या था मुद्दा कि ये पेड़ लगा था, उसकी हालत ये क्यों हुई। और मैंने कहा था जिस दिन ये लगा था,
मैं जानता तो तब भी था ये होगा यही। अब सवाल ये है कि और कोई मुल्क होता तो क्या होता। मैं बिल्कुल बीजेपी सारे लोग, मैं आता हूं। आप कहां से आए साहब? जयपुर राजस्थान से। जयपुर राजस्थान से। क्या काम करते हैं? रेडीमेड गारमेंट्स का काम। रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि कोई और मुल्क होता, जैसे मान लीजिए फर्ज करिए हमारी आपकी बहस में सबसे ऊपर रहता है एक मुल्क बड़ा छोटा सा, उसका नाम है जापान। जापान, तो जापान में क्या होता? हर जगह कानून बने हुए हैं, तो इसका भी कानून हो के इस पर एक बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए। कानून बने हैं, कानून पे सजा होनी चाहिए जी। लेकिन मैं बहस को आगे बढ़ाता हूं। भाई आपके पास भी जी। प्रतीक जी, इन्होंने वृक्ष की बात कही। ये वृक्ष उसी तरह है जिस तरह कांग्रेस हमेशा कहती है कि हम पे 70 साल की बात क्यों कहा जाता है। 70 साल में हमने बहुत कुछ दिया है। उसी तरह उन्होंने वृक्ष लगाया था 70 साल पे, और वो 70 साल का वृक्ष कुछ इस कदर था कि वो मूर्छित हो गया। उस पर पानी देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और उसे सुशोभित करने का काम किया। आपको मैं तुम्हें भी दूंगा जी। देखिए, शास्त्र जो लोग यहाँ पे हैं पढ़े लिखे होंगे शायद, शास्त्रों में कहा गया है गते शोको न कर्तव्यम भविष्यम नहीं वो चिंतित। जिसको कि आज भाजपा क्या कर रही है, कहते हैं ना इतिहासों में नहीं हवाला, इतिहासों में नहीं हवाला, मेरा देश जल रहा कोई नहीं बुझाने वाला। क्योंकि गिरे हुए पेड़ पे आग लगाना इनका काम है। मैं आ रहा हूं। वृक्ष में राजनीति कहां से आ गई? पर्यावरण के मामले में राजनीति कर रहे हैं, वृक्ष के मामले में भी। बहस कुछ और नहीं है, आज बहस यही है जी। एक एक करके बोलेंगे। ईशान त्यागी। प्रतीक जी, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक छोटा सा वृक्ष लगाया 1947 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक छोटा सा, मैडम बैठ जाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठ जाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक छोटा सा वृक्ष लगाया 1947 में। उस समय की कांग्रेस ने उसको खून पसीने से सींचने का काम किया। उस पे फल भी लगे, ओएनजीसी जैसे फल लगे, उस पे एलआईसी जैसे फल लगे, उस पे बीएचईएल जैसे फल लगे, उस पे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स आए, बड़े बड़े पोर्ट्स आए उस पे, और उस फल को, उस पेड़ को बड़ा करने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, और लोगों को फल देने का काम किया। अब मैं बताता हूं नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या कर रही है। उसके फल तोड़ तोड़ के अपने मित्रों को ऐसे फेंके जा रही है। कभी अडानी जी को फेंके जा रहे हैं, कभी किसी मित्र को फेंके जा रहे हैं। एक मिनट। पानी डालने से क्या पेड़ जीवित हो गया? ये बताइए आप। इस पेड़ से रिलेटिव, मेरा एक पेड़ से रिलेटिव है। जितने भी लोग खड़े हैं, वो बेटियां भी तो एक पेड़ की तरह थी। इसी दिल्ली में जूतों से उनको पीटा गया है। वो बेटियां तो देश की गौरव थी, इसी पेड़ की तरह थी बेटियां। जिस दिन मेडल डाल के आई थी तो वो बहुत साथ में आसान पर था, लेकिन आज वो जूतों से कुछ नहीं है। सवाल ये था, आराम से खड़े रहिए, आराम से। सवाल भाई साहब पता नहीं कहां से आए, आराम से भाई साहब। सवाल ये था, मैं आ रहा हूं। आज हुआ ये, भाई हटो यहां से। पेड़ लगाया 3-4 दिन पहले, ये पेड़ की हालत हो गई। मैंने कहा बहस बदल दी है, बहस ये पेड़ पर ही हो रही है कि भाई रुकिए कि आखिर ये पेड़ की हालत हुई क्यों? अपना मकान बनाने के लिए इतने सारे पेड़ कटवा के फेंक दिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? कौन है आम आदमी का पार्टी? क्या हुआ? जो इनकी पत्रकार थी उसकी न्यूज ही नहीं है कहीं पे। उस बेचारी का क्या हुआ? कहाँ है वो बेचारी? न्यूज में भी नहीं आ रही है। मैं आ रहा, मैम चुपचाप वहां बैठ जाइए जाके, चुपचाप वहां बैठिए जाके। मैम प्लीज, मैम आप प्लीज बैठिए जाके, प्लीज बैठिए। कौन लेके आया गार्ड जी? एक मिनट। प्रतीक भाई, मैम बैठिए ना प्लीज। पेड़ को लेके बात हो रहा है, मैं तो बिना तथ्यों के बात नहीं करता हूं और आप जानते हैं इस बात को। अरे यार, लंदन आर्काइव्स की माउंटबेटन बीच में ऐसे बोलेंगे तो मैं जा रहा हूँ, डिबेट से जा रहा हूँ मैं। आई एम गोइंग फ्रॉम द डिबेट। प्रतीक, इस तरह से नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता है डिबेट, ऐसे नहीं हो सकता है। बड़ों को सम्मान देना चाहिए, संस्कार नहीं है इन लोगों के अंदर। बात आती है यहाँ पे
अरे मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस पार्टी को, माउंटबेटन के प्राइवेट पेपर्स को लेकर मेरे से बहस करें और साबित कर दूंगा जो मैंने कहा वो सही है या नहीं। पेड़ों को लेकर बात आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2014 की रिपोर्ट देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के हिसाब से डिफॉरेस्टेशन की प्रतिशत इस देश में उस दौरान लगभग 18% हो गया था और अब 2022-2023 की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की रिपोर्ट की हवाला देता हूं, आज जाके वो 32% हुआ है। बहस हो रही थी कांग्रेस और बीजेपी पर, बयान पर बहस हो रही थी। भाई साहब ने कहा कि ये 3-4 दिन पहले पेड़ लगाया था, इस पेड़ की हालत ऐसे क्यों हो गई। मैंने कहा डिबेट बदल गई, पेड़ इस पर बात होगी कि ये कोई और मुल्क होता तो वहां पे क्या होता, ये सवाल मैंने रखा था। जी, वन बाय वन। प्रतीक जी, मुझे लगता है जिस तरफ आपने बहस को मोड़ा था वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमें इस सवाल ये करना, बिल्कुल पगला गए हैं क्या आप, बिल्कुल पागल हो गए हैं क्या, बेवकूफ कहीं का। मैं अभी बुलाता हूं, नशा करके आता बेवकूफ आदमी। सवाल हमें कर एक मिनट जुड़ो कि हमारे देश में जो एक समाज है, हमने किस तरह के समाज को आगे बढ़ाया है और किस तरह का समाज बना है, और इसका पूरा जो खमियाजा है या पूरा जो क्रेडिट जाता है वो रेवड़ी की राजनीति पे जाता है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो यार, तुम नशा करके आते हो क्या बेवकूफ आदमी। रेवड़ी की राजनीति जो इस देश में कुछ राजनीतिक दलों ने की है कि लोगों को रेवड़ियां बांटी, लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने घर का कूड़ा निकालकर सड़क में डाल देते हैं अपने ही घर के सामने। जब तक हम इस देश को अपना घर नहीं समझेंगे, अगर सड़क पे सैटरडे को मेरे सामने ये पेड़ लगा था और आपने ये बात कही थी कि देखता हूं कब तक ये पेड़ जिंदा रहेगा, और आज ट्यूसडे है और पेड़ मरा हुआ पड़ा है और हम इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, तो हम 3 दिन इस पेड़ को जिंदा नहीं रख पाए। ये हमारे समाज की छवि है और बहुत सारे मूल्य हैं, बहुत सारी वैल्यूज हैं, जिंदा नहीं रख पाए हैं, रिवाइव करने की जरूरत है। बेटा कहां से आए हो? मैं हरदोई उत्तर प्रदेश से आया हूं। आई क्या बात है, सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ। हाँ बोलो। देखिए, ये फ्री रेवड़िया की बात कर रही है, जनता का पैसा जनता को देना राहुल गांधी इसमें गर्व समझते हैं, और ये जनता का पैसा अडानी को देना उसमें गर्व समझते हैं। यही अंतर कांग्रेस और बीजेपी। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। क्या नाम है बेटा? गोपाल तिवारी नाम है हमारा। गोपाल तिवारी। 10 सेकंड। राहुल गांधी अडानी अंबानी पे सवाल उठाते हैं, छत्तीसगढ़ राजस्थान में अडानी अंबानी के साथ बड़ी बड़ी डील्स करते हैं। जब अंबानी और अडानी बहुत अच्छा लगता है तब अडानी अंबानी चोर नहीं होता है। तो ये दोहरी राजनीति इस देश को बंद कर रहे हैं। मैं 2-3 बातें कह रहा हूं। नंबर 1, सुनिए आराम से, 1 मिनट लूंगा सिर्फ। 1947, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ जी। 1947 के बाद में जब पहली सरकार बनी, फुल बहुमत होने के बावजूद इनके अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर मामलों का मंत्री कांग्रेस ने बनाया। नंबर 1, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, यूएनओ में अपना पक्ष रखना था देश का, फुल बहुमत होने के बावजूद किसको भेजा वहां? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा। कौन थे वो? इनके अपने थे। ये कांग्रेस का दिल देखिए आप, कांग्रेस का दिल कितना बड़ा है। कांग्रेस ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा। और सुनिए, जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा कि साहब मैं फिल्म की बातों को लेकर मनमोहन सिंह जी के पास गया, तो मनमोहन सिंह जी ने कहा भाई मैं तो मानता हूं इस बात को, ठीक है मैं आपके साथ हूं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी से एक बार मुलाकात कर लीजिए। ये शालीनता मिलेगी इनमें? एक बच्चा, उस खानदान का एक बच्चा इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कभी उसको पप्पू कहते हैं, कभी उसको कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं ये बदनामी करा रहा है। अरे भाई, बड़ों का सम्मान करना सीखो। उस वक्त में विपक्ष के नेता को इज्जत की नजर से देखा जाता था। जी 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 दादा जी, आता हूं जी, आता हूं जी। प्रतीक जी, बहुत सारी बातें हो गई, इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की याद दिलाई थी, तो मैं चाचा जी को अपना डिफिनेशन ही बता देता हूं इतिहास का। 1952 में जब पहला असेंबली हुआ था कश्मीर में, उस समय जब आइडियोलॉजिकल कहा गया कि एक देश में 2 प्रधान 2
नहीं रहेंगे तो इनके नेहरू जी ने कहा था आप मंत्रिमंडल से बाहर हो जाइए। जवाब दे ये। दूसरी बात मैं कहता हूं, हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने नेहरू जी ने देश में वृक्ष लगाया, ओएनजीसी का फल दिया, एम्स का फल दिया, लेकिन बिल्कुल मोदी जी भी मानते हैं, सबको मानता है कि इस देश में जितने प्रधानमंत्री हैं सबने कुछ अच्छा काम किया है, हम नहीं निकालते। लेकिन प्लीज सुनिए, इन्होंने कहा कि हमने फल लगाया, लेकिन जब इस देश को 4 फल खाने की आवश्यकता थी, इन्होंने 2 फल खिला के अपनी झोरी में भरा, ऐसा फल खिलाया और देश को सड़े फल को मरने पे मजबूर कर दिया। जी, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। देश की संपत्तियों को, पोर्ट्स को, एयरपोर्ट्स को, ओएनजीसी को, एलआईसी को, एसबीआई को ठगने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। जी, आराम से, अरे वन बाई वन, एक बार बोल चुका, दोबारा नंबर बाद में आएगा। कहां से आना हुआ? दिल्ली से, लक्ष्मीनगर से। कैसे यहाँ कैसे खड़े हो? तमाशा चल रहा, तमाशा, चलो देखा जाए तमाशा। डिबेट हो रही थी, उधर जाओ, डिबेट हो रही थी कुछ और यहाँ पे शनिवार को पेड़ लगाया गया था, उसकी हालत ये हो गई, भैया ने कहा कि ये पेड़ ऐसा क्यों हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है क्या? तो मैंने सवाल उठाया कि अगर कोई और मुल्क होता, खासतौर से एक मुल्क की बात होती है और वो बहुत ज्यादा होती है, वो जापान की, तो जापान में अगर ये पेड़ कोई लगा रहा होता और जिस पर चर्चा हो गई होती, आप शराब पी के आए, आप शराब पीने पहले बंद करिए, उसके बाद आइए। अपने पिताजी का, अपने परिवार का अपमान कराते हैं आप, जाइए बोले यहां से। तो अगर ये जापान में लगा होता या इजराइल में लगा होता या कहीं और लगा होता तो क्या होता? मैं इसको बता देता हूं कि कारण क्या है, फर्क क्या है। जब यह शनिवार को लगा तो मैंने कह दिया था मुझे बहुत चिंता है, ये कितने दिन चलेगा मैं देखना चाहता हूं। मालूम है क्यों? क्योंकि जब आप शराब पी के आएंगे और शराब पीने के बाद इस पे चढ़ेंगे, शराब पीने के बाद इस पे थूकेंगे, तो कोई सरकार क्या 10 मोदी आ जाएं, 10 राहुल गांधी आ जाएं, 10 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाएं, मुल्क का कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आप बहस करने आए हैं, सार्वजनिक प्लेस पे आए हैं, लेकिन शराब पी के आए हैं, बहस करने आए हैं। एक मिनट, वन बाई वन। जी, कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से आई हूँ। क्या काम करती हैं आप? मैं सोशल वर्कर हूँ। अच्छा, नागरिक हूँ मैं, आम नागरिक की तरह। मैं नहीं, आम नागरिक तो उसकी तो उसका तो हिम्मत ही नहीं होगी कि वो यहां से यहां आ जाए। नहीं ना, सुनिए मेरी बात, आम नागरिक की तो हिम्मत ही नहीं है कि वो रस्सी से इस पार से उस पार आ जाए, तो आप आम नागरिक तो नहीं है। राजनीति करने की इच्छा है? नहीं, मुझे राजनीतिक ही नहीं करनी है, और यहाँ पे राजनीतिक से ही सबको डराया जाता है। अगर इनमें सबको राजनीति करने की हिम्मत होती और यहाँ से यहाँ आने की हिम्मत होती तो मेरा देश इतनी गर्त में नहीं गिर रहा होता। नहीं, मैं नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि अगर यह जापान होता, इजराइल होता और यह कहा जाता कि रस्सी के पीछे आराम से खड़े होना है, तो सारे के सारे खड़े होते। आप हैं, आज्ञा का उल्लंघन करती हैं, डिसिप्लिन तोड़ती हैं, इसके बाद बड़ी ईमानदारी से आके खड़ी होती है। माफ करिएगा मुझे, माफ करिएगा जी। वन बाई वन। प्रतीक जी, देखिए, कुछ लोगों की विडंबना यह है कि हम नहीं सुधरेंगे, तुम अच्छे दिन लाओ, हम नहीं सुधरेंगे, तुम अच्छे दिन लाओ। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि इस देश में बहुत दुर्भाग्य है कि हमेशा मुस्लिमों की बात करके देश को विभाजन करने की बात करती है। मैं पूछना चाहता हूं, चाचा जी आपसे छोटा हूं, आपके भतीजा समान हूं, एक बात बताइए, क्या आपका दिल नहीं करता कि आपके घर के बच्चे भी प्रतीक जी की तरह शानदार जर्नलिस्ट बने? क्या आपका दिल नहीं करता कि आपके भी बच्चे भी सरेआम अच्छे काम करें? आप जिस रोड से चलकर आए तो क्या वहां पे यह लिखा था इस रोड से हिंदू जाएगा, इस रोड से मुस्लिम जाएगा? लिखा था क्या? जब रोड बनता है, जब योजना चलती है, तो वो जाति धर्म नहीं देखती, वो सबका विकास देखती है, और वो विकास अंत्योदय मूल्य पे भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। ये विकास का नारा लगाते हैं, विकास, ये तो संविधान में लिखा हुआ है, सबको मिलेगा जो मिलेगा। इन्होंने क्या अलग से दे दिया? ये जो कहते हैं कि मुसलमान को नहीं मिलेगा, हिंदू, अरे भाई ये तो संविधान का
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये झूठों का सबसे बड़ा गढ़ है। जैसे राहत इंदौरी ने कहा था ना कि झूठ मत बोलो, घर में झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो। मैं आइए, आगे आइए, आइए जल्दी आइए। जनाब अली कैसे हैं? ठीक है। क्या काम करते हैं? मैं इमाम हूँ। हैं? इमाम हूँ। इमाम है। रुको भाई, भाई हल्ला मचाओगे तो